इंजेक्शन के बाद की सूजन को समझना। एक इंजेक्शन के बाद सूजन और जलन। सूजन उस जगह पर हो सकती है जहां सुई त्वचा में प्रवेश करती है। यह सुई या इंजेक्शन की गई दवा की प्रतिक्रिया है, या यह दोनों की प्रतिक्रिया हो सकती है। प्रतिक्रिया तुरंत हो सकती है, या यह इंजेक्शन लगाने के कुछ घंटे बाद शुरू हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में प्रतिक्रिया गंभीर नहीं होती है और अपने आप चली जाती है। इंजेक्शन के बाद सूजन का क्या कारण बनता है? सबसे आम कारण सुई या दवा के प्रति त्वचा की प्रतिक्रिया है। कम सामान्य कारणों में दवा के लिए एलर्जी की प्रतिक्रिया शामिल है, या आपको इंजेक्शन वाली जगहों पर संक्रमण हो सकता है। इंजेक्शन के बाद सूजन के कारण इंजेक्शन स्थल पर लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। सूजन, खुजली, दर्द, लालपन, गर्माहट, इंजेक्शन स्थल पर निकासी, खरोंच। इंजेक्शन के बाद सूजन के लिए उपचार कारण पर निर्भर करता है और प्रतिक्रिया कितनी खराब है। अधिकांश इंजेक्शन के बाद की सूजन हल्की होती है। यह घंटों या दिनों में अपने आप दूर हो सकता है। यदि उपचार की आवश्यकता है तो इसमें शामिल हो सकते हैं कोल्ड पैक। ये सूजन, खुजली और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। ओवर द काउंटर दर्द दवाएं, ये दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दवाई का पर्चा, ये संक्रमण का इलाज करते हैं। इंजेक्शन के बाद की सूजन की संभावित जटिलता है। अपने पूरे शरीर में प्रतिक्रिया के लिए सतर्क रहें। इससे त्वचा पर लाल चकत्ते, गंभीर खुजली या पीती कहे जाने वाले तरल पदार्थों में भरे उभार जैसे लक्षण हो सकते हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया गंभीर हो सकती है, खासकर अगर यह श्वास को प्रभावित करती है। यदि आप या आपका बच्चा इंजेक्शन साइट से दूर लक्षण विकसित करता है तो आगे के निर्देश के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को फोन करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कब कॉल करें? यदि आपके पास इनमें से कोई भी हो तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को फोन करें। बुखार 100.4 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, या निर्देशानुसार। इंजेक्शन स्थल पर गंभीर दर्द, इंजेक्शन स्थल पर फफोला, मांसपेशी में दर्द, पेट की खराबी, मतली, सिर दर्द या चक्कर आना। त्वचा लाल चकत्ते, गंभीर खुजली या पीती, होंठ या गले की सूजन। लक्षण जो ठीक होने के बजाय बिगड़ जाते हैं। जनमानस मेरे लिए इस वीडियो के लिए ढेर सारे सम्मान के साथ इंजेक्शन स्वेलिंग ट्रीटमेंट इन हिंदी को ज़्यादा व्यूज और वॉच टाइम प्रदान किए हैं। इसको सम्मान देते हुए मैं भी जनहित के लिए और प्रैक्टिशनर को सचेतन भरा वीडियो को प्रिपेयर करके मैं प्रदान करता हूँ ये वैल्यूएबल वीडियो। तो आइए, क्या सचेतन बन के इंजेक्शन देने से ये स्वेलिंग प्रॉब्लम से हम बच पाएंगे? इसके ऊपर गुरुतर चर्चा करके इसके समाधान को ढूंढ निकालेंगे। इंजेक्शन लगाने के लिए आवश्यक आदेश। इंजेक्शन से पहले चिकित्सक अपने हाथों को
कार्बोलिक साबुन से 2-3 बार भली प्रकार धो लें। विशेषकर जबकि चिकित्सक ने किसी संक्रामक रोग में ग्रस्त रोगी को देखा या इंजेक्शन लगाया। तो जो संक्रामक रोग होता है, यह संक्रामक रोग एक व्यक्ति से अलग व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाता है। एक व्यक्ति को ये डिजीज हुआ है तो उस व्यक्ति के संस्पर्श में और कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। ये होता है संक्रामक रोग। इस तरह हमारा जितना वायरल रोग, वायरल अटैक होता है जितना, वो सब संक्रामक रोग में आता है। इस तरह आपका जो स्किन डिजीज होता है ये संक्रामक रोग में आता है। तो इधर बोलना यह है कि कोई चिकित्सक, सोच लीजिए एक पेशेंट को पहले दिखा है, वो पेशेंट के संस्पर्श में चिकित्सक आया है, ट्रीटमेंट करने के बाद और एक पेशेंट आकर पहुंचा। ये इस तरह परिस्थिति जब आएगा तब प्रैक्टिशनर को एक कार्बोलिक साब में अपना हाथ को अच्छा तरह सफाई करना जरूरत है, क्योंकि ये वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह चीज प्रैक्टिशनर के हाथ में आएगा और वह जब दूसरा लोगों को टच करेंगे तो ये डिजीज उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए यह बोला जाता है कि इंजेक्शन स्वेलिंग होने का ये भी एक माध्यम है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाने से ये स्वेलिंग होता है। तो इस तरह सचेतन भरा लाइफ मेंटेन करने से एक व्यक्ति से अलग व्यक्ति को ये डिजीज ट्रांसफर होने का भय नहीं रहता है। इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन होकर जो एब्सेस, जो शोथ बनने का जो आशंका रहता है, बनने का जो हमारा जो भय रहता है, वह समाधान हो पाएगा। तो आइए देखेंगे अभी जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाना हो वह स्थान भी कीटाणु रहित होना आवश्यक है। रोगी का वह भाग जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाया जाए, गंदा होने पर इंजेक्शन के साथ वहाँ लगी धूल, मिट्टी, कीटाणु रक्त में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे रोगी को कष्ट हो सकते हैं। इसीलिए धूल, मिट्टी होने पर वह स्थान कार्बोलिक साबुन से भली प्रकार धो लिया जाए। वेरी गुड थिंग। ये प्रैक्टिस में दिखा गया है कि जब इन्फेक्शन रहित स्थान पर इंजेक्शन दिया जाता है तब पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होता है, ज़्यादा कष्ट महसूस करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा जिस स्थान में इंजेक्शन देना जरूरी होता है, सोच लीजिए ये IM इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देना है, तो जिस स्थान में ये इंजेक्शन देना जरूरी है उस स्थान को सर्जिकल स्पिरिट या कार्बोलिक एसिड से या डेटॉल से स्वच्छ करके उसको सफाई करके उस स्थान में इंजेक्शन लगाने से इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाना हो वह स्थान को कीटाणु रहित होना
आवश्यक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जब कोई पेशेंट को इंजेक्शन देना पड़ता है तब प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, सर्जिकल स्पिरिट को ये रुई से लगाकर ये पहले वो स्थान कीटाणु रहित करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन देते हैं। ये जो पद्धति, ये जो कार्य करने का जो सोपान, कार्य करने का जो तरीका, इसको करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्थान इन्फेक्शन हो जाएगा और एब्सेस होने का बहुत चांस है। नंबर 3, इंजेक्शन की सिरिंज को औषधि भरने से पहले बतलाई गई विधियों अनुसार कीटाणु रहित कर लें। जिस स्थान पर इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो स्थान पर टिंक्चर आयोडीन या स्पिरिट लगा दें ताकि वह स्थान कीटाणु रहित हो जाए। इस चीज को तो हम पहले से ही इसके बारे में चर्चा किए हैं, तो आइए और आगे जाएंगे। सिरिंज में औषधि भरकर सुई को ऊपर की ओर करके सिरिंज के पिस्टन को दबाकर औषधि की कुछ बूंदें निकालते हैं। ऐसा करने से सिरिंज की वायु निकल जाते हैं। इंजेक्शन लगाने पर रोगी के शरीर में वायु चली जाने से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। वेरी गुड थिंग। ये सब प्रैक्टिशनर इसमें सचेतन रहते हैं, लेकिन इसको नज़र में रखकर हर वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। जब हम एम्पुल से इंजेक्शन को, सिरिंज को लेते हैं, तब ये मेडिसिन सिरिंज को जाने के साथ साथ इसमें वायु आ जाती है। तो ये वायु को बाहर निकलना बहुत ज़रूरत होता है, जिसके कारण ये पिस्टन को दबाकर औषधि की कुछ बूंद हम बाहर निकाल देने से इसके अंदर जो वायु भर गया था वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि वायु जब शरीर के अंदर जाएगा, जब इंजेक्शन देते वक्त ये वायु शरीर के अंदर जाएगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ देगा, पेशेंट को ज़्यादा नुकसान करेगा और वो स्थान एब्सेस होने का बहुत चांस है। ये जो गांठ, इंजेक्शन एब्सेस, जो इंजेक्शन स्वेलिंग, ये बढ़ना बहुत। नंबर 5, डरपोक रोगी जिन्होंने पहले इंजेक्शन ना लगवाया हो, इंजेक्शन लगवाने समय बहुत डरते हैं। उन कई तो इंजेक्शन लगवाते समय इंजेक्शन न लगवाने के लिए रुकावट तक पैदा करते हैं। इससे रोगी के शरीर में सुई टूट सकती है, इसीलिए रोगी को जोर से पकड़े रखें। वेरी गुड थिंग। आशा है इसीलिए इस तरह काम से हमको दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पेशेंट आते हैं, ये पेशेंट में से कुछ डरपोक रोगी आते हैं जो कि पहले वो इंजेक्शन नहीं लिए हैं या रेयर केस में वो इंजेक्शन का प्रयोग किए हैं। इस तरह पेशेंट को जब इंजेक्शन दिया जाता है तब कई बार सिरिंज या इंजेक्शन के स्थान को कीटाणु रहित न करने पर इंजेक्शन लगा देने के कारण रोगी के शरीर में विषैले प्रभाव फैल जाते हैं, जिससे फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं। ऐसी दवा में एम्पिसिलिन या सल्फा औषधियाँ प्रयोग की जाए तो पहले जो
बताया गया था कि इंजेक्शन देने से पहले इंजेक्शन लगवाने का स्थान को कीटाणु रहित बनाया जाए, उसके बाद इंजेक्शन देने से बहुत कुछ समाधान हो जाता है। और प्रैक्टिस में दिखा गया है कि सबसे अधिक ये एब्सेस बनाने का कारण ये सुई होता है। कैसे? तो प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो सुई होता है, जो सिरिंज होता है, जो सिरिंज में जो नीडल लगता है, वो नीडल मशीन में प्रिपेयर करते समय वो जो नोकीलापन उसमें कुछ कुछ नीडल में नहीं रहते हैं। इसको इंजेक्शन देने से पहले इसका एग्जामिन करके देना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा रूल ग्रहण करता है कि ये एब्सेस बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये सिरिंज में जो नीडल लगाया गया है ये नीडल ठीक ठाक है कि नहीं? इसके लिए एक छोटा सा रुई को पकड़कर इसमें नीडल खींच लाने से उसमें कुछ बनावट में प्रॉब्लम होगा तो प्रैक्टिशनर महसूस कर पाएगा। ये सबसे बड़ा समस्या को, ये जो एब्सेस बनाने का कारण को प्रैक्टिशनर अच्छा तरह पकड़कर ये समस्या से बहुत रोगियों को इस एब्सेस जनित कष्ट से मुक्ति दिला पाएगा। तो आइए अभी देखेंगे ये जो 8 नंबर का ये पेविडॉक्स, न्यूरोबियन आदि का सिरा में इंजेक्शन लगाते समय यदि औषधि 1-2 बूंद भी सिरा से बाहर त्वचा या मांस में प्रविष्ट हो जाए तो इंजेक्शन के स्थान पर सतह जलन और सूजन हो जाती है। इसी प्रकार सिरा के दूसरे इंजेक्शन में बहुत साफ पानी भी आवश्यक होती है। इस प्रकार सिरा के दूसरे इंजेक्शन में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। वेरी गुड थिंग, जब हम जो इंजेक्शन जब दिया जाता है, जो कि पाउडर आइटम रहता है जो इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को जब डिस्टिल वाटर में घुलन करके डिस्टिल वाटर में ये मिक्स करके जब दिया जाता है, उसको अच्छा तरह हिलाकर मिक्स करना जरूरी है। ये अच्छा तरह मिक्स न होते हुए इंजेक्शन दे देने से बहुत ज़्यादा दर्द करता है और ये जो पाउडर आइटम रहता है उस पाउडर आइटम को जब वेन में दे देने से अच्छा तरह कांटेक्ट रहने से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब वेन से बाहर चली जाती है मेडिसिन तब उसमें बहुत तेज दर्द करता है। तो और देखा गया है कि जो न्यूरोबियन आदि जब सिरा में दिया जाता है, ये सिरा से वेन से जब बाहर चली जाती है तब उसमें तेज दर्द करता है। और ये न्यूरोबियन, ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन जब दिया जाता है वह ठीक रूप से न देने से ज़्यादा
बैल, ज़्यादा अवशेष, ज़्यादा गांठ इसके कारण बनता है। और ये इंजेक्शन सबसे तेज दर्द करता है और इससे भी ज़्यादा तेज दर्द करता है जो कि पाउडर आइटम रहता है। पाउडर आइटम को जब डाइल्यूशन करके उसको आईएम दिया जाता है तब सबसे ज़्यादा ये दर्द करता है। तो ये पाउडर आइटम को डाइल्यूट करके वेन में लगाने से, ठीक रूप से कंटैक्ट करके वेन में लगाने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ये जो पाउडर आइटम को डिस्टिल वाटर में ये घुलन करने के बाद आईएम दे देने से बहुत तेज दर्द करता है। तो आइए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या रहता है। यदि चर्म या मांसपेशी में इंजेक्शन लगाने के बाद वो स्थान पर कठोरता और सूजन हो जाती है तो गर्म ईंट का सेक करने से यह कष्ट दूर हो जाता है। यदि सेक करने पर भी शुद्ध दूर न हो तो ऐसी दशा में बेलाडोना ग्लिसरीन लगाएं। अधिक कष्ट होने पर एंटीफ्लैजिटिन का प्लास्टर लगाएं। खाने के लिए सल्फा औषधियों में से कोई उचित औषधियाँ जैसे ओरिसोल, सोगेनिल, सल्फाडाइजिन टीका आदि दें। तो ये जो एंटीबायोटिक बोला गया है, ये एंटीबायोटिक अभी बहुत नेक्स्ट जनरेशन का मेडिसिन प्रिपेयर किया गया है। तो क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक होता है ये कुछ साल के बाद ये ह्यूमन के शरीर में ये रेजिस्ट हो जाता है। इसीलिए जो एंटीबायोटिक प्रिपेयर करते हैं जो कंपनियां, उनको ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि वे जो मशीन प्रयोग करते हैं, जो सल्ट लाते हैं, वो सल्ट सब दिन के लिए नहीं चलता है। इसलिए उसके बाद ये सल्ट से और हायर डिस्कवर को उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जो मेडिसिन लिखा गया है अभी तो ये मेडिसिन नहीं चल रहा है, लेकिन इसके स्थान पर अभी ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं जो कि एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लार्वानेट टैबलेट। ये अभी घाव जो इन्फेक्शन होता है, तो पहले से मैं बता चुका हूँ कि जो इन्फेक्शन होने से उसको बचाने के लिए हमको ये जो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ ये इन्फेक्शन को करने के लिए। तो ये जो स्वोलन हुआ है, जो इंजेक्शन देने के बाद ये एलर्जिक रिएक्शन से हुआ है या इन्फेक्शन से हुआ है, इसको डायग्नोसिस करके ये मेडिसिन का प्रयोग करना ज़रूरत है जिससे ये पेशेंट जल्दी ठीक हो पाए। लेकिन सब पेशेंट के लिए एक तरह का मेडिसिन नहीं लगता है। तो इन्फेक्शन हो गया है तो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लार्वानेट ज़्यादा इफेक्टिव ऑफ के समय में ज़्यादा इफेक्टिव मालूम होता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखेंगे सिरा में इंजेक्शन लगाने के समय अनुभव न होने या हाथ हिल जाने से औषधि सिरा के
मध्यगोहर कैविटी के जाने की बजाय सिरा की दीवार में चली जाती है। ऐसी दशा में बाजू पर गिल्टी पैदा हो जाती है। इंजेक्शन के स्थान पर गिल्टी बच जाने पर तुरंत इंजेक्शन लगाना बंद करके सुई निकाल कर किसी दूसरे स्थान में इंजेक्शन लगाएं। यह ध्यान रहे कि जिस सिरिंज से पीलिया रोग के रोगी को सिरा में इंजेक्शन लगाएं, उसे लगाने के बाद सिरिंज को भली प्रकार कीटाणु रहित कर लें। बहुत दिन पहले एक सिरिंज में बहुत लोगों को दिया जाता था, तो उस समय सिरिंज एक शीशा वाला रहता था। उस शीशा से इंजेक्शन दिया जाता था। तो ऑफ का ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिखने के बाद इसको नया संशोधन लाया गया, जिसके कारण अभी जो सिरिंज एक व्यक्ति के लिए एक सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा ये जो रोग, जो इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र होने में प्रॉब्लम होता है। नहीं तो पहले एक सिरिंज में जब इंजेक्शन दिया जाता था, तब ये एक व्यक्ति का रोग दूसरे व्यक्ति के शरीर में ये प्रवेश कर जाता था।